हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि बच्चे आपको पता है कि हमने अभी अपना क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है उसे कंप्लीट कर लिया है ना। हमारा चैप्टर था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आइए अब हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 ईयर्स एगो। आपको मैंने लेसन में पढ़ाया था ना कि एग्रीकल्चर खेती की शुरुआत कब हुई थी? 8000 साल पहले, है ना, 8000 ईयर्स एगो। और कहाँ हुई थी सबसे पहले? सुलेमान एंड किरथर। याद है आपको? ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। द फर्स्ट सिटी ऑन द इंडस, सिंधु जो रिवर है, सिंधु इंडस रिवर, वहाँ जो फर्स्ट सिटी डेवलप हुई, सबसे पहले फर्स्ट सिटी कहाँ डेवलप हुई थी? इंडस रिवर के पास, इंडस रिवर के किनारे और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उनके किनारे, ठीक है। तो वो कब हुई थी? वो हुई थी 4700 ईयर्स एगो, ठीक। देन cities in the Ganga Valley, a big kingdom in Magध 2500 years ago। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 ईयर्स एगो, है ना, 2500 वर्ष पूर्व। मतलब कि जो गंगा, जो मैंने बताया था ना आपको कि गंगा नदी उसके साउथ में उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और उसके साउथ में एक किंगडम था जो बहुत ही बड़ा किंगडम था, उसका नाम है मगध, है ना। ये बहुत ही बड़ा किंगडम था। तो ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, कब डेवलप हुआ? 2500 ईयर्स एगो, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा मैच द फॉलोइंग, जिसमें है कि नर्मदा वैली। यहाँ मैंने आपको आंसर्स ही दिए हैं। इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में मैंने आपको आंसर के साथ में ही लिखा है कि नर्मदा वैली में सबसे पहले क्या हुआ था? हंटिंग एंड गैदरिंग कहाँ शुरू हुई थी? नर्मदा वैली। मगध क्या था? द फर्स्ट बिग किंगडम, ठीक है। यहाँ आपने पढ़ा ना द फर्स्ट बिग किंगडम, तो ये है द फर्स्ट बिग किंगडम। गारो हिल्स, अर्ली एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द फर्स्ट सिटीज़। मैंने यहाँ आपको ऊपर बताया ना कि फर्स्ट सिटी कहाँ डेवलप हुई, तो वो कहाँ डेवलप हुई? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। देन गंगा वैली, सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो। गंगा वैली के किनारे, जो गंगा वैली है उसके किनारे कब सिटीज़ डेवलप हुई? 2500 ईयर्स एगो, ठीक है बच्चे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। यहाँ ये है कि अब हम ये देखेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में और इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स, आपको मैंने पढ़ाया था ना मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, मैन्युस्क्रिप्ट्स में और इंस्क्रिप्शंस में। तो आइए, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द ओल्ड बुक्स दैट गिव हैंड रिटन अकाउंट्स, है ना। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है? एक पुरानी किताब है, बुक है, जो कि हमें उसमें हाथ से लिखे हुए मिलते हैं, हाथ से लिखा हुआ मिलता है ये, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब बताया था ना मैंने। मैन्यू एक लैटिन वर्ड है और स्क्रिप्ट मतलब लिपि होती है ना, जो हाथ से लिखा गया हो। तो ये एक किताब है जो कि उस समय लोगों ने अपने हाथों से लिखा था। देन दीज वर रिटन ऑन लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। ये किन चीज़ों पे लिखे गए थे? तो ये लीव्स पे लिखे गए थे, है ना, जो पाम लीव्स होते थे, पाम लीव्स पे। एंड जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ ट्रीज के बार्क मतलब उसकी जो छाल होती है, उस छाल पर उनको विशेष तरीके से, एक स्पेशल तरीके से उसको रेडी किया जाता था और देन उसके बाद उस पर लिखा जाता था और उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था। हालांकि आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे उसमें से जो हैं उनको कीड़े खा गए, बहुत सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए, है ना। तो आइए अब देखते हैं कि इंस्क्रिप्शंस क्या हैं। तो इंस्क्रिप्शंस आर engraved form of writing used for various purposes, ठीक है। engraved का क्या मतलब होता है? जो खुदाई करके लिखी गई हो ना, जो
खुदाई करके लिखी गई, जिस पे खोद के लिखा गया, क्योंकि आप स्टोन पे लिख रहे हो ना, आप किसी मेटल पे लिखोगे, किसी स्टोन पे लिखोगे। बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी हार्ड सरफेस पे लिखना इतना ईजी तो नहीं होता, तो आप उस पर खुदाई करोगे। तो उस समय क्या होता था कि ये लोग जो भी उनकी जो पर्पसेस होते थे, जो भी उनका काम होता था, वो उनके बहुत से अलग अलग कामों के लिए ये क्या करते थे कि किसी स्टोन पे या किसी मेटल पे खुदाई करवा के इसको लिखा जाता था, ठीक है। दीज वर रिटन ऑन हार्ड सरफेस, है ना। एग्जाम्पल स्टोन्स, ये इंस्क्रिप्शन किस पे लिखे होते थे? हार्ड सरफेस पे, लाइक स्टोन, मेटल, ठीक है। समझ में आया ना बच्चे आपको? देन आगे बढ़ते हैं। रिटर्न टू रसिदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। यह आपके बुक का क्वेश्चन है जिसका कि मैंने आपको आंसर दिया है। वन कैन नो व्हाट हैड हैपन सो मेनी ईयर्स एगो थ्रू दिस वे ना। रशीदा ने क्वेश्चन किया था ना कि कैसे कोई पुराने समय की बातों को जान सकता है। आपने देखा होगा ना, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें रशीदा एक लड़की है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, और उसके बाद वो सोचने लगती है कि कैसे हम 100 ईयर्स और 1000 ईयर्स के बारे में जो बातें हो चुकी हैं उसके बारे में हमको कैसे पता चलता है, वो सोचती है। तो उसको कैसे हम जान सकते हैं? थ्रू दिस वे। आइए देखते हैं कि किन किन तरीक़ों से हम जान सकते हैं कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ और कैसे हुआ। तो हम कैसे कैसे जान सकते हैं? हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू जान सकते हैं, इंस्क्रिप्शन के थ्रू जान सकते हैं, और जो भी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं, जो हमें प्राप्त हुए हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाइयों में प्राप्त करते हैं, जो ढूंढते हैं, उनके थ्रू, है ना, उनके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट में कब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। आइए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि एक लिस्ट बनाइए कि उन चीज़ों का जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है जिनको फाइंड करते हैं, जिनको ढूंढते हैं, और उसमें ये भी बताइए कि उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं कि जो स्टोन से बनी हो सकती हैं, है ना, जो पत्थर से बनी हो सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं आंसर हमारा कि द आंसर कैन बी समराइज थ्रू द फ्लो डायग्राम। मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है और आप इस डायग्राम को देख करके समझिए कि व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन एन आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड। मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो फाइंड करते हैं, ठीक है, ढूंढते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए बोन, है ना, हड्डियाँ, कॉइन्स, सिक्के, ऑर्नामेंट्स, पैन, पॉट्स, वेपन्स, हथियार, टूल्स, औजार, है ना, जो आप जैसे हमारे घर में अभी आप देखते हो ना, हैमर होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, ये सब टूल्स होते हैं, है ना। उसके बाद रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, जो भी अवशेष हो जाते हैं, जो उस समय के जो घर मकान थे उनके जो अवशेष मिलते हैं हमें वो। देन ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिला है उसके थ्रू। प्लांट रिमेन्स, जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके जो अवशेष बच जाते हैं। एंड देन इंस्क्रिप्शन, जो अभिलेख है वो। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है ये क्या क्या चीज़ें ढूंढ पाते हैं? ये इंस्क्रिप्शन, बोन्स, क्वाइंस, ऑर्नामेंट्स, पैन, पॉट्स, वेपन्स, टूल, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, प्लांट रिमेन्स, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन का तो आंसर आपका ये हुआ, और नेक्स्ट कि द वंस दैट कुड बी मेड ऑफ स्टोन आर, इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो स्टोन से बनी हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। सरफेस यूज्ड फॉर राइटिंग इंस्क्रिप्शन, आप सब बच्चे जानते हैं कि इंस्क्रिप्शन जो होता है वो किसी हार्ड सरफेस पे लिखा होता है, यानी कि जिस पे खुदाई करके बनाई होती है। तो वो कौन सी जगह होती है? स्टोन पे, है ना, स्टोन पे, ठीक है। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग भी स्टोन की हो सकती है। ऑब्जेक्ट्स लाइक टूल्स, वेपन एक्सेट्रा, तो जो टूल्स होते थे उस समय, जो टूल्स होते थे उस समय, जो हथियार होते थे, ये भी जो है वो स्टोन के होते थे। बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे हथियार जो आर्कियोलॉजिस्ट है इनको मिले हैं, इन्होंने फाइंड किया है, जो कि स्टोन के बने हुए होते थे, ठीक है बच्चे। नाउ अब हमारा 5th क्वेश्चन है
वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो उस समय जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होते थे वो रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखते थे, जो भी वो काम करते थे उसका रिकॉर्ड्स वो क्यों नहीं रखते थे ना। हमारा क्वेश्चन क्या है, यही है। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर। ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट फील द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग व्हाट दे डिड, ठीक है। ऑल्सो दे लैक्ड प्रॉपर राइटिंग मेथड्स। जो ऑर्डिनरी मैन वुमेन होते थे ये इनको फील नहीं होता था, इनको लगता नहीं था कि मतलब ये ज़रूरी नहीं समझते थे इन चीज़ों को कि हम जो काम करते हैं, जो भी वर्क है या जैसे भी हम रहते हैं उसका हम कुछ रिकॉर्ड रखें, ठीक है। इसको वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं समझते थे। और दूसरी बात हो सकती है कि उनको राइटिंग मेथड भी कमी होगी, उनको नहीं पता होगा कि किस तरीके से किस वे में लिखना है या लिखवाना है, ठीक है। लैक्ड ऑफ प्रॉपर राइटिंग मेथड्स, लैक्ड प्रॉपर राइटिंग मेथड्स, ठीक है बच्चे। आइए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि है डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लाइव्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ मतलब आपको 2 तरीके से डिस्क्राइब करना है जिसमें हमें पता चले कि जो राजा होते थे, जो किंग होते थे और जो फार्मर्स होते थे उनकी जो लाइफ्स होती थी उनमें अंतर था, डिफरेंस था, ठीक है। उनमें कैसे हम दो आपको रास्ते बताने हैं, 2 वे बताने हैं कि 2 वेज है ना, कि आपको बताना है कि दोनों में भाई क्या डिफरेंस था, दोनों की लाइफ क्यों अलग थी। तो आइए देखते हैं आंसर। द किंग सेट अप लार्ज किंगडम वेयर एज द फार्मर्स लाइफ वॉज नॉट लाइक देयर। जो राजा होते थे वो क्या करते थे, उनका तो लार्ज किंगडम सेटअप करते थे, बनाते थे ना, वो बहुत बड़ा अपना राज्य बनाते थे, ठीक है। अपने राज्य को बड़ा करने के लिए ही जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे, बैटल करते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे, ताकि वो जिस राज्य को जीत लेंगे वो अपने राज्य में उसको मिला लेते थे, अपने किंगडम में उसको मिला लेते थे और फिर उनका किंगडम जो है वो और बड़ा हो जाता था, ठीक है। लेकिन जो फार्मर्स थे उनकी जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल भी इनकी तरह नहीं थी। वो अगर एक छोटे से एरिया में रह रहे हैं तो बस वो वहीं रह रहे हैं, वो बिल्कुल किसी दूसरे एरिया पर अटैक करके या उनको छीन करके वो अपने एरिया को कभी नहीं बड़ा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कि जो किंग्स थे, द किंग सेटअप लार्ज किंगडम वेयर एज द फार्मर्स लाइफ वॉज नॉट लाइक देयर्स, है ना। जो फार्मर्स थे उनकी जो ज़िंदगी थी वो किंग्स की तरह, राजाओं की तरह नहीं थी। हमारा सेकेंड पॉइंट है कि द फार्मर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड वेयर एज द किंग्स केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर बैटल्स एंड देयर विक्ट्रीज। जो फार्मर्स होते थे वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे अपने काम का, लाइक वो उस समय कौन सी खेती करते थे ना, कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन होता था उस समय, कौन से क्रॉप लगाते थे वो खेतों में, इन सब चीज़ों का कोई भी रिकॉर्ड वो नहीं रखते थे अपने लिए। लेकिन जो राजा होते थे उस समय, आपको मैंने बताया था ना, पीछे चैप्टर में पढ़ाया था, जो किंग्स होते थे वो अपना रिकॉर्ड रखते थे, जो भी बैटल वो लड़ते थे, जो भी बैटल होता था, जो भी लड़ाइयाँ वो लड़ते थे और उसमें जो भी उनकी विक्ट्रीज होती थी उनके वो सभी रिकॉर्ड रखते थे, है ना, कि कब कब उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन सी विक्ट्री उन्हें मिली, कहाँ कहाँ उन्होंने जीत प्राप्त की, तो इन सब चीज़ों का वो रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन जो फार्मर्स थे वो इस तरीके का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो आपको समझ में आया ना, जो किंग्स थे वो रिकॉर्ड रखते थे, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे, फार्मर हो या अदर जो भी हैं, आपको मैंने बताया था हर्डर्स वगैरह, तो ये लोग ऐसा कोई रिकॉर्ड अपने लिए नहीं रखते थे, ठीक है। आइए, ये तो हो गए आपके बुक के क्वेश्चंस। अब मैंने आपके लिए कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ बनाए हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। वेयर आर द सुलेमान एंड किरथर हिल्स लोकेटेड। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया है, सुलेमान के बारे में और किरथर के बारे में पढ़ाया ना, जहाँ पर फर्स्ट एग्रीकल्चर बताया गया है, स्टार्ट हुआ था 8000 ईयर्स एगो, है ना, 8000 ईयर्स एगो। तो ये कहाँ है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द सुलेमान एंड किरथर हिल्स आर लोकेटेड इन द मॉडर्न डे पाकिस्तान। कहाँ है सुलेमान और किरथर? आज का जो पाकिस्तान है, आज का जो पाकिस्तान है वहाँ है, ठीक है बच्चे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेम एनी 2 एनिमल्स विच द पीपल ऑफ द सुलेमान एंड किरथर हिल्स रेयर्ड। आपको मैंने बताया था ना कि जो वहाँ सुलेमान और किरथर में जो पीपल्स थे, जो लोग थे, वो उन्होंने जब खेती स्टार्ट की तो उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू किया, है ना। जैसे
शिप, गॉड, कैटल्स, है ना। तो इसमें हमारा आंसर हो गया शिप एंड गॉड। गाय, बैल, भैंस सब इन्होंने सब कुछ पालना शुरू कर दिया था कृषि के साथ साथ, है ना। खेती के साथ साथ इन्होंने जानवरों को अपना पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। ठीक है बच्चे, समझ रहे हैं ना आप। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर आर द गारो हिल्स लोकेटेड। अब गारो हिल्स के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो अब आपको ये बताना है कि गारो हिल्स कहाँ लोकेट है, कहाँ है ना। तो गारो हिल्स आर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। गारो हिल्स कहाँ है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आप जब इंडिया का मैप देखोगे, आप समझ लीजिए बच्चे कि आप ऐसे इंडिया का मैप देखेंगे तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे है गारो हिल। ठीक है बच्चे, आइए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इंडस जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट कि ट्रिब्यूटरीज क्या है। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ बिगर रिवर। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो कि एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, अब हमारा 5th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द जॉब ऑफ रिलीजियस टीचर। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था रिलीजियस टीचर के बारे में, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो मूवमेंट किया करते थे, है ना। तो इनका क्या जॉब था, इनका काम क्या था, ये क्यों घूमते थे, यहाँ से वहाँ क्यों ट्रेवल करते थे। तो आइए देखते हैं। तो रिलीजियस टीचर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस टू द पीपल हु मेट ऑन द वे। वो क्यों घूमते थे, वो यहाँ से वहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते थे ताकि वो क्या करें जी, अपने इंस्ट्रक्शन, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सके, एडवाइस दे सके। मैंने बताया था ना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो जो भी उनसे मिलते थे उन सबको ये जो रिलीजियस टीचर होते थे वो उनको इंस्ट्रक्शन भी देते थे। ठीक है, और उन्हें एडवाइस भी देते थे। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपके लिए कुछ ये क्वेश्चंस रेडी किए थे और आई होप कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी यदि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, कुछ और जो आपको समझ में ना आया हो, अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख के दीजिए। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी, रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो बच्चे, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा और इसी तरीके से आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर बच्चे भेजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं, आपको समझा सकूं, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई कमी ना रहे। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।